Hello everyone, this is Ajay Verma before you and I welcome all of you on our channel. I hope आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ हमारे NCERT वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं। NCERT सीरीज में ही अब हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की NCERT जो स्टार्ट होती है क्लास 9 से। और आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में एक हाइपोथेटिकल विलेज जिसका नाम पालमपुर है, इसके कुछ एग्जाम्पल देते हुए आपको एक विलेज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं एंड प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है एग्रीकल्चरल एरियाज में, इन सभी चीजों को डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत बेसिक तरीके से आपको ये बताना चाहता हूं इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता क्या है एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जो मीनिंग है उसे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ ही साथ आगे आने वाले चैप्टर्स में हम और भी ज्यादा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आई एम अज्यूमिंग स्टूडेंट्स को एक बेसिक आइडिया होगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस चीज की स्टडी करता है कि एक सोसाइटी अपने रिसोर्सेस को किस तरह से यूटिलाइज करती है अपनी नेसेसिटीज का सेटिस्फैक्शन करने के लिए। हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं जिन्हें हम प्रोडक्शन एंड नेसेसिटी सेटिस्फैक्शन में यूज करते हैं, ये रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, ये रिसोर्सेस स्कैर्स होते हैं। जैसे जैसे हम रिसोर्सेस को यूज करते हैं इनकी क्वांटिटी डिप्लीट होते जाती है एंड समय के साथ ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हमारी नेसेसिटीज को देखें तो हमारी नेसेसिटीज होती हैं अनलिमिटेड और साथ ही साथ एवर ग्रोइंग। आप सभी जानते हैं, हो सकता है आप अभी एक छोटा मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि मेरे पास 2 मोबाइल फोन हो, या फिर हो सकता है आप एक ज्यादा महंगा मोबाइल फोन यूज करना चाहते हैं। आपके साथ ही साथ हमारे साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है जिससे और ज्यादा नेसेसिटी, हमारी ओवरऑल नेसेसिटी बढ़ते जाती है। तो बच्चों, यहाँ एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज की कमी होना, राइट। यहाँ पर हमें दिख रहा है हमारे रिसोर्सेस जो लिमिटेड या स्कैर्स हैं और नेसेसिटीज जो अनलिमिटेड या एवर ग्रोइंग है, इन दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम स्कैरसिटी हमें नजर आती है। और इस स्कैरसिटी की वजह से एक इंडिविजुअल, एक फैमिली, एक सोसाइटी या फिर पूरी की पूरी कंट्री को ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कौन सी नेसेसिटीज होंगी जिसे वो पूरी करेंगे और कौन सी नेसेसिटीज को वो गिव अप कर देंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स इस चीज से भी डील करता है कि किस तरह से रिसोर्सेस को ऑप्टिमम तरीके से यूज किया जा सकता है जिससे मिनिमम रिसोर्सेस का कंजम्पशन करते हुए मैक्सिमम नेसेसिटीज को सेटिस्फाई किया जा सके। इकोनॉमिक्स जनरली बच्चों को एक टफ सब्जेक्ट लगता है, बट बिलीव मी इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी सब्जेक्ट। मेरे वीडियोस देखने के बाद ये सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा। साथ ही साथ एनसीईआरटीज के थ्रू आपको बहुत डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं जिससे एडवांस कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। इकोनॉमिक्स को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो रहते हैं अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके पेरेंट हो सकता है महीने में 10,000 रुपए उन्हें सेंड करते हो अपने महीने का पूरा खर्चा चलाने के लिए। एक स्टूडेंट को इस 10,000 रुपए में रेंट मैनेज करना है, साथ ही साथ फूड मैनेज करना है, साथ ही साथ हो सकता है कोचिंग फीस या फिर बुक्स का कुछ खर्चा हो। इसके साथ ही साथ एक स्टूडेंट ये भी सोच सकता है कि उसे अम्यूजमेंट कुछ मिलना चाहिए या फिर वो मूवीज जाने का प्लान भी कर सकता है, राइट। तो ऐसी आपकी बहुत सारी नेसेसिटीज हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास रिसोर्स जो है दैट इज लिमिटेड। 10,000 रुपीज जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। अगर आप उसे बढ़ाओगे तो वही रिसोर्स आपके पेरेंट के पास में कम हो जाएगा। अगर वो आपको और पैसे दे देंगे तो फिर हो सकता है उनके पास पैसे कम हो जाए एंड घर पे जो नेसेसिटीज होगी एक घर को चलाने के लिए, उनमें कुछ ना कुछ कटौती उन्हें करनी पड़ेगी। इसी तरह से जब आपका एक एग्जाम होता है, आप सोचते हैं एग्जाम के लिए 30 डेज बचे हैं
और काफी सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देना आपकी नेसेसिटी है, लेकिन 30 डेज जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है। आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दूंगा, जिससे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट मैं कवर कर सकूं। और ये एक बहुत साधारण सा एग्जांपल है इकोनॉमिक्स क्या होता है इसे समझाने के लिए। धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, और इन टोटल ये सब्जेक्ट हमेशा ही रिसोर्सेस के बारे में बात करेगा। आज के इस चैप्टर में हम शुरू करेंगे एक विलेज इकोनॉमी या विलेज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसिडर करते हुए। तो सबसे पहले याद रखिए कि एनसीईआरटीज में शुरुआती तौर पर आपको कुछ स्टोरीज देखने को मिलती है, कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। हमें इन स्टोरीज या एग्जांपल्स को डिस्कस नहीं करना है, बल्कि जो सेंस या मीनिंग वो बताना चाहते हैं इसी के बारे में हम एनसीईआरटीज में डिस्कस करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप सभी को आइडिया होगा रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। शायद ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, कुछ रिसोर्सेस नेचुरल हो सकते हैं, कुछ रिसोर्सेस मैनमेड हो सकते हैं, कुछ रिसोर्सेस रिन्यूअल हो सकते हैं, कुछ नॉन रिन्यूअल हो सकते हैं। इस तरीके से रिसोर्सेस का आपको आइडिया होगा। इन रिसोर्सेस से हम क्या करते हैं, हमारी जो नेसेसिटीज का सेटिस्फेक्शन होता है, इस नेसेसिटी का सेटिस्फेक्शन करने के लिए हम कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन या उपभोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी है तो आपको कौन सी चीज की नेसेसिटी है, आपको फूड की, खाने की नेसेसिटी है। जब आप खाने का कंजम्पशन करोगे तभी आपकी नेसेसिटी फुलफिल हो पाएगी, राइट। तो इसी तरह से हम पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, हम एक पेन का यूज कर रहे हैं, हम एक नोटबुक का यूज कर रहे हैं। ये सभी हमारी नेसेसिटीज को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हो सकते हैं। और कंजम्पशन करने से पहले इनका प्रोडक्शन करना जरूरी होता है। तो आज हम ये समझेंगे कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने में कौन कौन से फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जनरली आपने सभी ने इंडिया में विलेजेस को देखा होगा। विलेजेस में इकोनॉमिक कंडीशन या इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से अवेलेबल होता है ये देख रखा होगा। लेकिन इस चैप्टर में पालमपुर विलेज को थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू अदर विलेजेस अच्छा बताने की कोशिश की गई है, जिससे आप इस बात को रिलेट कर सकें कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर कंडीशंस अच्छी होगी तो प्रोडक्शन एबिलिटीज भी हमारे विलेजेस और साथ ही साथ ओवरऑल इकोनॉमी की ज्यादा अच्छी होगी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उन गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं जिन्हें हम हमारी नेसेसिटीज के सेटिस्फैक्शन में यूज कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को शायद ये पता होगा गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों, गुड्स ऐसी चीजें होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हो, जिन्हें आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक पेन, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, नोटबुक या लैपटॉप। सर्विसेज ऐसी होती हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, जिसे आप देख नहीं सकते हो, लेकिन इनके थ्रू आपका वैल्यू एडिशन हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी मैं आपके सामने आपको एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो के थ्रू मिल रहा है जो आपकी स्टडीज में हेल्पफुल होगा। आप इस नॉलेज को टच तो नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं और इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम गुड्स और सर्विसेज में और क्या डिफरेंस होते हैं, इनका प्रोडक्शन किस तरीके से वेरी हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल चाहे विलेज की बात करें या अर्बन एरियाज की बात करें, चाहे गुड्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें, 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो जनरली किसी भी चीज के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। और ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या रिस्क, जिसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो देखते हैं कि ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है और इनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप सभी ने देखा होगा, चाहे आप एक पेन खरीद रहे हैं या एक नोटबुक खरीद रहे हैं,
हर पेन या नोटबुक को बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले कुछ लैंड का यूज हुआ होगा। लैंड के अंतर्गत एक फार्म लैंड भी आता है जो एक किसान यूज करता है एग्रीकल्चरल क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। लैंड के अंदर बिल्डिंग भी आ सकती है, फैक्ट्री भी आ सकती है जहां पर आपके पेन या नोटबुक का प्रोडक्शन हो रहा है। इसी के साथ ही साथ जो वाटर आप यूज करते हैं या फिर फॉरेस्ट या ट्रीज जो आप यूज कर रहे हैं, ये भी लैंड के ही कंपोनेंट कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये आप लैंड से ही यूटिलाइज करते हो, लैंड से ही आप ये प्राप्त करते हो। दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता है लेबर। लेबर के अंतर्गत फिजिकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल लेबर आ सकता है। अगर आपके पास एक पेन है, आपने किसी शॉप से पेन खरीदा है, तो फैक्ट्री में इस पेन को बनाने के लिए काफी सारे लेबर की जरूरत हुई होगी, उसकी मार्केटिंग करने के लिए लोगों की जरूरत होगी, सेल्स का काम करने के लिए लोगों की जरूरत होगी। ये सभी लेबर के अंतर्गत आते हैं। थर्ड नंबर पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, इसे हम कैपिटल के नाम से या पूंजी के नाम से जानते हैं। कैपिटल वो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत सारी डिफरेंट चीजों में एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। कैपिटल के दो टाइप्स हो सकते हैं, ये फिक्स्ड कैपिटल भी हो सकती है, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल भी हो सकती है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप ये मान लेते हैं कि एक पेन का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी खोलते हैं, तो हो सकता है कुछ मशीन्स आप खरीदें पेन का प्रोडक्शन करने के लिए, आप कंप्यूटर्स खरीदेंगे, साथ ही साथ में हो सकता है आपको फर्नीचर की रिक्वायरमेंट हो। ये सभी चीजें आप एक लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं और इन पर जो आप पैसा लगाएंगे वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल होगी। दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत हम समय समय पर जो सैलरी देते हैं हमारे एम्प्लॉयज को, या फिर अगर नाश्ता किया जा रहा है ऑफिस में तो उस पर जो खर्च होगा, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर पानी का बिल, ये सारी की सारी चीजें जो कंटिन्यूअसली डे टू डे बेसिस पर यूज होते रहती हैं, इनमें लगाई जाने वाली पूंजी को हम वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो होता है उसे हम एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। एंटरप्राइज या फिर रिस्क या फिर एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप भी आप इसे कह सकते हो। एक बिजनेस को लैंड की रिक्वायरमेंट है, लेबर की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सबसे पहले रिक्वायरमेंट है उस पर्सन की जिसने ये रिस्क ली होगी कि मैं कुछ और काम ना करते हुए इस चीज का प्रोडक्शन करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, मैं लैंड परचेज करूंगा या फिर रेंट का पेमेंट करूंगा, मैं लोगों को सैलरी दूंगा, साथ ही साथ मैं बैंक या कहीं से भी कैपिटल इकट्ठा करके प्रोडक्शन में आऊंगा। तो एंटरप्राइज या रिस्क अल्टीमेटली एक ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट होता है जो जनरली बिजनेस के ओनर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और एंटरप्राइज या रिस्क के थ्रू ही बाकी के सभी रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल का यूटिलाइजेशन सुनिश्चित किया जाता है। जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी एक पर्सन या ओनर में होगी जो प्रोडक्शन को संभाल रहा है, उतना ऑप्टिमम तरीके से वो लैंड, लेबर या कैपिटल जैसे अन्य रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। आगे जाकर जब आप नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तब आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन की, एक मेथड आप देखेंगे जिसे हम इनकम मेथड के नाम से जानते हैं। और इस इनकम मेथड में हमारी पूरी कंट्री की इनकम निकाली जाती है इन चारों फैक्टर्स को जो इनकम हो रही है उस पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर लैंड आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या किसी से लैंड लेकर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है आप रेंट पेमेंट कर रहे हो। रेंट क्या होगा? रेंट मकान मालिक या फिर जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसे होने वाली इनकम है उसके लैंड के अगेंस्ट में। हमने जनरली देखा है कोयला खदान या दूसरे तरीके के कामों में रेंट की जगह वहां पर आपको रॉयल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, जो एक लंबे समय के लिए प्रोडक्शन के बेसिस पर डिसाइड की जाती है। इसी तरह लेबर को कंपनसेट किया जाता है सैलरीज या वेजेस के थ्रू। लेबर को कंपनसेट किया जाता है बच्चों सैलरी या वेजेस के थ्रू। कैपिटल जो होती है इसे कंपनसेट किया जाता है, या कैपिटल के अगेंस्ट में जो हमें इनकम प्राप्त होती है उसे हम जानते हैं इंटरेस्ट के नाम से। अगर आपने बैंक से लोन लेकर एक बिजनेस शुरू किया है या फिर किसी से भी आपने पैसा उधार लिया है तो आप उसे इंटरेस्ट पे करते हैं,
और इन तीनों चीजों के फैक्टर्स को, इनकम को पेमेंट करने के बाद जो फोर्थ कंपोनेंट बचता है, जो फायदा या प्रॉफिट एक बिजनेस ओनर उठाता है, वो क्यों लेता है? क्योंकि उसने रिस्क ली है, उसने एंटरप्राइज का डिसीजन लिया है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं और इनको फैक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनकम कंपनसेट की जाती है। लैंड के अगेंस्ट में रेंट या रॉयल्टी, लेबर को सैलरी या वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट, एंड एंटरप्राइज या रिस्क जो आप लेते हो उसके अगेंस्ट में आप प्रॉफिट कमाते हो। आपने अगर एक शर्ट पहन रखा है, उस शर्ट की वैल्यू 1000 रुपी है, तो उस शर्ट की 1000 रुपी वैल्यू में ये चारों के चारे फैक्टर्स जो हैं उनको इनकम कंसिडर करके ही उसकी प्राइस 1000 रुपए डिसाइड की गई है। शर्ट का जिसने भी प्रोडक्शन किया होगा उस कंपनी ने इस चीज का एस्टिमेशन किया होगा कि मुझे रेंट पर कितना खर्च आता है, कितनी सारी सैलरी वेजेस मैं पे करता हूं, कितना मेरा फिक्स्ड या वर्किंग कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट है, और इन सभी का कंसिडरेशन करने के बाद उस पर्सन ने अपना खुद का प्रॉफिट इन्वॉल्व करके 1000 रुपीज का शर्ट प्राइस डिसाइड किया है। चलिए आगे देखने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, इस चैप्टर में यहां पर हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कंसिडर किया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझने के लिए, लेकिन सेम फैक्टर्स कहीं भी फैक्ट्री या किसी भी तरीके के प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो सकते हैं। कभी कभी कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है जिसपे हो सकता हो चारों के चारों फैक्टर्स को यूज करने की जरूरत ना पड़ी हो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता सकते हैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट या सर्विस हैं जिनके प्रोडक्शन में लैंड या कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अगर पालमपुर में फार्मिंग की हम बात करें, फार्मिंग में आपको पता ही होता है लैंड जो यूटिलाइज होता है वो फिक्स होता है। लैंड आप अपने हिसाब से बढ़ा नहीं सकते हो। बहुत कम ही ऐसे किसान होते हैं, हमने देखा है, जो धीरे धीरे लैंड को और ज्यादा परचेज कर पाते हैं जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। अदरवाइज जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारे यहाँ पर विलेजेस में जो लैंड का साइज होता है वो डिक्रीज होते जाता है। एक पर्टिकुलर किसान के लिए एक पिता के खेत का जो हिस्सा होगा वो 2 बच्चों में बढ़ जाएगा, और ऐसे ही जनरेशन के साथ ये साइज ऑफ लैंड जो होता है, जिसे हम एवरेज लैंड होल्डिंग के नाम से जानते हैं, ये समय के साथ साथ कम होते जाता है, पर्टिकुलरली इंडिया में। अगर बच्चों इंडिया में हम एवरेज लैंड होल्डिंग साइज की बात करें तो ये केवल 1.08 हेक्टेयर्स है, अराउंड 2.5 एकर्स आप इसे मान सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में ये जो एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज है बच्चों, ये है अराउंड 190 हेक्टेयर्स, जो अप्रोक्सीमेटली 440 एकर्स होता है। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एवरेज हमारे यहाँ एक किसान के पास में कितना फार्म लैंड अवेलेबल है और अमेरिका में कितना अवेलेबल है। अब ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है बच्चों, क्योंकि जितने बड़े लेवल या स्केल पर प्रोडक्शन होता है उतना ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेस का यूज होता है और साथ ही साथ इनकम बढ़ने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने समोसा खाया होगा। अगर हमें एक समोसा बनाना है तो भी हमें एक कढ़ाई या बर्तन की जरूरत होगी, इतने सारे तेल की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम उस समोसे को तेल में डुबा सके, हमें गैस की भी रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ही देर चूल्हा जलेगा। दूसरी तरफ अगर हम 10 समोसे बनाते हैं तब भी थोड़ा सा ही तेल हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगा और करीब करीब सेम बर्तन में ही सेम गैस को यूटिलाइज करके हम 10 समोसे बना पाते हैं। तो जितने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है उतना ज्यादा रिसोर्सेस की एफिशिएंसी होती है और इनकम बढ़ने के चांसेस होते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आप एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब जितने बड़े लेवल पर या एक बड़े स्केल पर आप प्रोडक्शन करते हैं, कुछ फायदे या कुछ एडवांटेजेस आपको मिलते हैं जिन्हें हम इकोनॉमीज के नाम से जानते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि
किसानों की इनकम जो होती है वो जनरली काफी कम होती है। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए जाते हैं टाइम टू टाइम जिससे किसानों की इनकम डबल की जा सके। प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये काफी बार अनाउंस किया गया है कि 2022 तक हम किसानों की इनकम डबल करेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है वो आपके सामने है। एक इंडिविजुअल किसान किस तरह से अपनी इनकम इंक्रीज कर सकता है, ओवरऑल फार्मिंग की इनकम कैसे इंक्रीज हो सकती है, इस चीज को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। तो आप सभी भी सोचिएगा किस तरीके से एक किसान की इनकम को इंक्रीज किया जा सकता है। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब बच्चों, किसानों की अगर हमें इनकम इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा इनकम इंक्रीज होगी। ये एक सीधी सी बात है। अब बच्चों, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो सकता है? इंडिया में काफी ऐसे एरियाज हैं या काफी सारे ऐसे खेती वाले क्षेत्र हैं जहां पर केवल साल भर में एक ही फसल का उत्पादन होता है। कुछ ऐसे एरियाज भी हो सकते हैं जहां पर 2 बार फसलों का उत्पादन होता हो साल में, और काफी सारे ऐसे एरियाज भी हैं जो 2 से ज्यादा 3 या 4 बार फसल का उत्पादन लेते हैं। जनरली हमारे यहाँ 2 बार सोइंग की जाती है। आप सभी ने ज्योग्राफी में अभी तक खरीफ एंड रबी सीजन के बारे में पढ़ा होगा। अब जो सीजन आने वाला है जो विंटर के टाइम पर होता है, इसे हम रबी सीजन के नाम से जानते हैं, जिसमें वीट, सरसों जैसी, साथ ही साथ चना जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। और खरीफ सीजन रेनफॉल या मॉनसून टाइम पर होने वाला सीजन होता है जिसमें जनरली सोयाबीन, कॉटन जैसी चीजों को प्रोडक्शन किया जाता है। जनरली इंडिया में हम देखते हैं अराउंड 70% फार्मिंग एरिया ऐसा है जो मॉनसून पर डिपेंडेंट होता है। अगर मॉनसून पर डिपेंडेंस ज्यादा है तो इसका मतलब केवल और केवल खरीफ के समय प्रोडक्शन की एबिलिटी ज्यादा होगी, या तो रबी समय पर प्रोडक्शन नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो फिर 3 या 4 बार प्रोडक्शन की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज, सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है तो फिर एक ही सेम लैंड पर हो सकता है 3 या 4 फसलें निकाली जा सकती हो, जिससे किसानों की इनकम इंक्रीज हो सकती है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसके अलावा दूसरा जो एक तरीका है बच्चों, सेम फार्म लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन लेने का, इसे हम जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से। आप सभी ने ऑलरेडी अभी तक ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया होगा, थोड़ा आइडिया आपको ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में होगा। तो बच्चों, इंडिया में 1960s के बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ, और ग्रीन रिवोल्यूशन में मॉडर्न चीजों का यूज करते हुए हमने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की है। इन मॉडर्न इनपुट्स में हम देखते हैं क्या क्या आता है। तो सबसे पहली जो चीज है वो होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। एक पर्टिकुलर लैंड से कितनी उपज प्राप्त हो सकती है, इसे हम यील्ड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 एकड़ का जो खेत है उससे अगर 15 क्विंटल्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जो यील्ड है वो कितनी है, वो 15 क्विंटल की है। अब यील्ड को बढ़ाने के लिए जो सीड्स होते हैं उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उन्हें हाइब्रिड किया जाता है। ऐसे सीड्स को हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं। जनरली इनका जो कॉस्ट होगा, इनको खरीदते समय जो पैसा लगेगा किसानों को, वो ज्यादा देना होगा। सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजर। तो बच्चों, ट्रेडिशनली हमने देखा है फार्म मैन्योर जो होता है, मैन्योर यूज किया जाता है, लेकिन आजकल ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में बहुत सारा फर्टिलाइजर का यूज होने लगा है। फर्टिलाइजर मेनली एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से मिलकर बना होता है। अगर हम देखें तो इंडिया में नाइट्रोजन की तो अवेलेबिलिटी है, लेकिन फास्फोरस एंड पर्टिकुलरली पोटेशियम के लिए हमें बाकी देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल भी काफी ज्यादा बढ़ता है। फर्टिलाइजर से लंबे समय में नुकसान होते हैं, खेतों की प्रोडक्टिविटी कम होती है, साथ ही साथ काफी मात्रा में फर्टिलाइजर जब यूज किया जाता है तो ये बहते हुए पानी के साथ मिलकर नदी, तालाब एंड सी तक पहुंचता है, जिससे ये बायोडायवर्सिटी को हार्म पहुंचाता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंफेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं जो हार्मफुल केमिकल से बने होते हैं, और अल्टीमेटली जिस एग्रीकल्चरल कमोडिटी का प्रोडक्शन हुआ होगा उसे ये पॉइजनस या
इंटॉक्सिकेटेड बना देते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। साथ ही साथ में एडवांस फार्म मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, डीजल की रिक्वायरमेंट हो सकती है इरिगेशन पर्पसेस के लिए। इरिगेशन कैनल्स, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी या फिर पंप सेट्स के थ्रू एश्योर किया जाता है। मॉडर्न फार्मिंग की जो टेक्निक्स हैं, जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत अभी देखी हैं, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग से काफी ज्यादा अलग होती हैं। इनसे कुछ समय के लिए प्रोडक्शन तो बढ़ सकता है, लेकिन किसानों के लिए इनके लिए इनपुट्स जो लगाना पड़ता है फार्मिंग में, वो काफी ज्यादा महंगे हो जाते हैं, काफी कॉस्टली हो जाती है, और अल्टीमेटली नेचर को भी काफी ज्यादा हार्म होता है। साथ ही साथ लैंड की प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होती है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ इंडिया में, तो इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिले। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर व्हीट एंड राइस का काफी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन आज आपने काफी बार न्यूज सुनी होगी पंजाब, हरियाणा एरियाज के बारे में, जहां पर काफी सारे लोगों को हेल्थ इम्पैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वो काफी ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड व्हीट या अदर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसी चैप्टर में बच्चों। हमारा जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और इसकी केयर करना बहुत जरूरी है। तो अभी अभी आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में देखा है। ग्रीन रेवोल्यूशन जिस लेवल पर चल रहा है, अगर उसी तरह से हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते रहे, तो लैंड की आज जो क्वालिटी है वो भी डिप्लीट हो जाएगी। इसीलिए लैंड का केयर करना बहुत जरूरी है। तो आपने काफी सारे मॉडर्न इस तरीके के फार्मिंग्स के बारे में देखा होगा, जो सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात करते हैं या एनवायरमेंट एंड लैंड को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पर्माकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा था। आप सभी सर्च कर सकते हैं पर्माकल्चर क्या है। इन जनरल खेती की ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अभी अभी मैंने आपको एवरेज लैंड होल्डिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया है। आप सभी ने कभी एरियल फोटो देखा होगा लैंड का। किसी किसान के पास एक बड़ा खेत हो सकता है और कहीं कहीं पर किसानों के पास बहुत छोटे खेत होते हैं। जनरली छोटे किसानों वाले खेत जो होते हैं वो केवल और केवल सब्सटेंशियल फार्मिंग करते हैं, सब्सटेंसिव फार्मिंग करते हैं। इनका जो भी प्रोडक्शन होगा वो उनकी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज होता है। जो बड़े किसान होते हैं वो अपनी सरप्लस को मंडी या ट्रेडर्स को सेल कर पाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। छोटे किसानों की अपनी समस्याएं होती हैं। आपने बहुत बार फार्मर सुसाइड के बारे में भी सुना होगा। छोटे किसानों की इनकम ज्यादा ना होने की वजह से उनके ऊपर हमेशा कर्ज बने रहता है। वो बड़े किसानों से, साहूकार, सेठ, महाजन, श्रॉफ जैसे लोगों से काफी ज्यादा कर्ज लेते हैं और ये कर्ज हमेशा एक्सप्लॉइटेटिव रेट्स पर मिलता है। आगे जाकर आप इंडियन मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। इस मनी मार्केट में आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शेठ, साहूकार, महाजन जैसे लोग आते हैं। आपने भी अपने विलेज या शहर में ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोगों को कर्ज से पैसा देते हैं और पैसा ना मिलने पर उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो छोटे किसान हमेशा इन समस्याओं को फेस करते रहते हैं और फार्मर सुसाइड के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है उनका कर्ज में डूबे रहना। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं होती है। छोटे लैंड की अवेलेबिलिटी की वजह से प्रोडक्शन इतना नहीं होता है जिससे वो एग्रीकल्चर को एक इनकम सोर्स के रूप में यूज कर सके, और एक काफी बड़ी प्रॉब्लम के रूप में ये इंडिया के सामने, मैक्सिमम किसानों के सामने ये रहता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब आता है लेबर के बारे में। एग्रीकल्चर में लेबर कहां से मिलता है? अभी अभी हमने देखा लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। लैंड के साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं। एक बड़ा किसान, एक छोटा किसान हो सकता है। कैपिटल डिफरेंट तरीके से रिक्वायर हो सकती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में उतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी जो आज मॉडर्न फार्मिंग में रिक्वायरमेंट होती है। और छोटे किसान जनरली डेट का सहारा लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। बड़े किसानों के पास में सरप्लस के थ्रू इतना पैसा हो जाता है जिससे वो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। अब हम बात करेंगे लेबर के बारे में। छोटे किसान जनरली अपने खुद के खेतों पर काम करते हैं और काफी सारे ऐसे भी लोग होते हैं विलेज में
जिनके पास कोई भी लैंड अवेलेबल नहीं होता, ये जनरली बड़े किसानों के यहाँ पर काम करते हैं और उनकी लेबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग में कौन कौन सी पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों, अभी अभी हमने बात की है, शुरुआत से अगर हम देखें तो एक फार्मिंग का प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हो सकता है हमें फार्म को तैयार करना हो, तो फार्म को प्रिपेयर करने के लिए कल्टीवेटर, प्लाऊ, इस तरीके की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। साथ ही साथ में डिफरेंट ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जिससे सॉइल को प्रिपेयर किया जा सके, फार्मिंग के लिए रेडी किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आज जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, किसानों के लिए ये काफी महंगे होते हैं। एक बार सोइंग होने के बाद आपको फसल की केयर करनी है, आपको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करना है, इसके साथ ही साथ वीड्स को बढ़ने से रोकना है, साथ ही साथ आपको इंसेक्ट्स या पेस्ट जो होता है उसका कंट्रोल भी करना जरूरी होता है। जब फसल प्रिपेयर हो जाती है तो उसे हार्वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए भी डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ये बहुत सारी ऐसी कैपिटल के टाइप्स होते हैं जो फार्मिंग में रिक्वायर्ड होते हैं। मैंने अभी अभी आपको समझाया है, कैपिटल का मतलब है यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू जो हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, तो पैसे से बिजनेस नहीं होगा, पैसे को आपको किसी न किसी तरीके से कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा। बच्चों, मनी जो होती है वो केवल एक मीन है, वो एंड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाना खाना होगा, आप पैसे नहीं खा सकते हो, राइट। तो मनी ऐसी चीज है जो एक मीन है जिसके थ्रू आप फूड खरीदेंगे, और फूड क्या होगा, फूड होगा एंड, जिसको आप अपने नेसेसिटी के लिए यूज कर सकें। इसी तरह से मॉनेटरी रिक्वायरमेंट जो होती है, हम सीधे सीधे पैसे का इस्तेमाल ना करते हुए काफी सारे कंपोनेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पैसे के द्वारा परचेज करके यूज करते हैं और अपने प्रोडक्शन को इंश्योर करते हैं। चलिए, फार्मिंग के अलावा विलेज एरियाज में काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनमें इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा हो, जिससे लोगों की इनकम जनरेट हो रही है। इन एक्टिविटीज को हम नॉन फार्म एक्टिविटीज के रूप में देखते हैं। और पालमपुर विलेज के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज आपको बताई गई है। सबसे पहली नॉन फार्म एक्टिविटी जो डिस्कस की गई है वो है डेयरी। आज विलेज एरियाज में मोस्टली मैक्सिमम जो किसान होते हैं, अगर उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं तो वो काऊ या बफेलो को डोमेस्टिकेट करके उनके थ्रू डेयरी का बिजनेस करते हैं। दूध एक ऐसी चीज है जो जनरली विलेज हो या शहर, हर जगह जिसका कंजम्पशन रेगुलर तरीके से होता है, और किसानों के द्वारा एफिशिएंट तरीके से डेली का बिजनेस करके एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जा सकता है। आपने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटे किसान हो या एक बड़े कमर्शियल लेवल पर भी आज डेयरी का बिजनेस किया जाता है। इसके साथ ही साथ विलेज एरियाज में दूसरी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हो सकते हैं। अगर एक कोई विलेज है तो वहां हो सकता है जैगरी या गुड़ का प्रोडक्शन हो रहा हो, एक छोटे लेवल पर आटा या मैदा मिल, जिसे फ्लोर मिल हम कहते हैं, उसके थ्रू प्रोडक्शन हो रहा हो। इसी तरीके से गांव में आपने झाड़ू बनते हुए देखी होगी। साथ ही साथ में बीड़ी एंड टोबैको इंडस्ट्री भी विलेज में कुछ एक छोटे लेवल पर फ्लरिश हो सकती है। तो छोटे मोटे उद्योग जिन्हें विलेज उद्योग या कुटीर उद्योगों के नाम से हम जानते हैं, ये भी विलेज एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं और विलेज में कुछ लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस होती है जिसमें गांव से शहरों को कनेक्ट करने के लिए ऑटो रिक्शा, बस, तांगा या एक जगह से दूसरी जगह को माल ले जाने के लिए ट्रक या अन्य चीजों का इस्तेमाल हो सकता है। और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देकर भी कुछ लोग अपनी इनकम जनरेट करते हैं। इसके साथ ही साथ एक विलेज में शॉप हो सकती है। शॉप बच्चों रिटेल सर्विसेज के अंतर्गत आती है, और रिटेल एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है। इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो सेक्टर है वो है रिटेल सेक्टर। याद रखिएगा,
रिटेल एक सर्विस सेक्टर है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने के बाद उसे मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्शन करने वाला एक शॉपकीपर के पास में भेजता है। शॉपकीपर उस चीज को अपनी शॉप में रखकर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ना कि वो उस पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन कर रहा है। तो काफी सारी शॉप्स आपने देख रखी होगी आपके आसपास, चाहे गांव हो या शहर हो, बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रिटेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और विलेज एरियाज में भी एक काफी बड़ा सोर्स ऑफ इनकम काफी सारे लोगों को ये प्रोवाइड करती हैं। तो बच्चों, ये कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो फार्मिंग के साथ ही साथ विलेजेस में होती हैं, और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इनकम के जनरेशन के लिए इन नॉन फार्म एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर बच्चों खत्म होता है। एक समरी देने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिनके अंतर्गत लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप या रिस्क आते हैं। लैंड को हम कंपनसेट करते हैं रेंट या रॉयल्टी के थ्रू, लेबर को कंपनसेट किया जाता है वेजेस या सैलरीज के थ्रू, कैपिटल को कंपनसेट किया जाता है इंटरेस्ट के थ्रू, एंड फाइनली एंटरप्राइज या रिस्क को कंपनसेट किया जाता है प्रॉफिट के थ्रू। इसके साथ ही साथ विलेज एरियाज में फार्मिंग और उसके साथ ही साथ कुछ नॉन फार्म बेस्ड एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, जिससे काफी ज्यादा लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। चलिए, आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपके जो भी व्यूज हैं आप उन्हें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।